नमस्कार, मैं हूं उमाकांत बोरे फ्रॉम एक्सीलेंस IAS जवाहर चौक भोपाल। प्रिय छात्रों, आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मौजूदा परिस्थितियों में अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। आज से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, घरेलू उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, 1 जून से ट्रेन भी शुरू होने वाली हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जहां वर्तमान में 1,40,000 से अधिक पूरे देश में कोविड-19 के पेशेंट हो चुके हैं। वहीं 6,600 के पार मध्य प्रदेश का आंकड़ा जा चुका है। छात्रों, एक और न्यूज़ आई है, उसमें बताया गया है कि आपके केवल हाथ और सांस लेने मात्र से ये बीमारी कोरोना नहीं होती, बल्कि आंखों से भी ये बीमारी फैल रही है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें, आप चाहे धूप का चश्मा लगाएं या फिर एक सामान्य लेंस वाले चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की बातें, और अब हम चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ और पिछले टॉपिक को ही हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले टॉपिक में आपसे चर्चा करी थी अक्षांशों की। अक्षांश और देशांतरों का हमें आपको महत्व बताना है, लेकिन इससे पहले हम वापस अक्षांश पर जाएंगे कि अक्षांश के अंतर्गत खींची गई काल्पनिक रेखाएं, कर्क और मकर रेखाएं कैसे खींची गई हैं और उनका क्या महत्व है। इसके लिए हमें आपको समझाना होगा पृथ्वी की गतियों को। तो पृथ्वी की गतियां हम पहले आपको बताएंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा कैसे खींची गई है। चलिए, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि पृथ्वी की गति कैसे होती है। पृथ्वी 2 प्रकार की गति कर रही है। एक अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर ये पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से कुछ घूम रही है। ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ये दूर से सूर्य की जो सनलाइट जो आ रही है, ये सनलाइट इसके आधे भाग पर पड़ती है। तो यहाँ पर आपको सूर्योदय या डे दिखता है और इसके ठीक अपोजिट में यहाँ पर नाइट दिखती है, और पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से ये घूमती रहती है और दिन रात होते रहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के इस तरह से अपने रोटेशन से, ये रोटेशन कहलाएगा, तो ये अपने रोटेशन से इसमें न केवल दिन रात होते हैं, बल्कि जो एक और चैप्टर होगा ज्वार और भाटा की भी कंडीशन इसी के कारण लगातार बनती है। ज्वार भाटा के अलावा पृथ्वी पर चलने वाली जो समुद्री जलधाराएं हैं, ये भी एक चैप्टर होगा। तो समुद्री जलधाराएं भी पृथ्वी के इस रोटेशन के कारण, इस घूर्णन के कारण ही होती हैं। तो ये थी एक गति जो पृथ्वी की दैनिक गति है, इसे दैनिक गति कहेंगे, जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इसके अलावा जो दूसरी गति है वो है आपकी रेवोल्यूशन अर्थात परिक्रमण। परिक्रमण में क्या है कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर एक परवलयाकार चक्कर लगा रही है, कुछ इस तरह से, ऐसे ये परवलयाकार चक्कर लगाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो परवलयाकार इस तरह से चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने में सूर्य की पोजीशन हमें पृथ्वी पर ऊपर और नीचे होती हुई दिखाई देती है। ये पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगाती है। अब इस चक्कर लगाने के दौरान मैं आपको ये जो मैंने आपको बताया परवलयाकार की स्थिति, ये आप इस चित्र के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से पृथ्वी के चारों ओर कौन कौन सी कंडीशन बनेगी। इसके पहले ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर मैंने आपको ये जो सूर्य की ऊपर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो इसकी पोजीशन होती है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस पूरे परिक्रमण में पृथ्वी को लगभग 365 दिन लगते हैं, 365 राउंड फिगर में लगते हैं। और 365 डेज में पृथ्वी किन किन परिस्थितियों से, किन किन रेखाओं से
होकर गुजरती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हम देखें कि 21 जून के दिन जो सूर्य सनलाइट है, सनरेज है, वो सीधी 21 जून के दिन कर्क रेखा पर चमकती है, 21 जून के दिन। अब जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर के दिन सूर्य की सीधी रेखाएं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर चमकती हैं। सितंबर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 3 महीने बाद ये यहाँ पर मकर रेखा पर चमकती है। अर्थात जो कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा, ये वास्तव में सूर्य की सीधी किरणें जहां पृथ्वी पर पड़ती हैं, उनकी अपर एंड लोअर लिमिट है। अपर और लोअर लिमिट है 21 जून और 22 दिसंबर, कर्क रेखा और मकर रेखा। चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो ये पृथ्वी का जो चारों ओर ये घूम रही है पृथ्वी, और उसमें कौन कौन सी कंडीशन बनती है। यहाँ पर हमने आपको जो 22 दिसंबर की बताई है, ये इस स्थिति में बनेगी। अब 22 दिसंबर में जब सूर्य नीचे की ओर होता है, तब आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये आप जो है अपने मन से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो आपको ये पता चलेगा कि 22 दिसंबर मतलब सूर्य जब दक्षिणायन की ओर होता है, तो 22 दिसंबर जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर जो है ग्रीष्म ऋतु होगी। ग्रीष्म ऋतु होगी। इसके अलावा इसके अपोजिट कौन सी ऋतु होगी, तो यहाँ पर होगी शीत ऋतु, अर्थात यहाँ पर ठंड पड़ेगी। ठीक। और एक और बात है, जब ये सूर्य भूमध्य रेखा को क्रॉस करता है सितंबर के बाद, तो मकर रेखा की ओर चलता है, और मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर, तो कितने माह हो जाते हैं? 6 माह हो जाते हैं। तो इस 6 माह के दौरान इस पूरे दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पर 6 माह का दिन होगा। 6 माह का दिन होगा और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। अब ग्रीष्म ऋतु की एक विशेषता है कि ग्रीष्म ऋतु में दिन कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। दिन बड़े और रातें कैसी होती हैं? छोटी। तो आपने देखा कि, और इसे हम कुल मिलाकर के टोटल हम कहेंगे कि ये सूर्य का दक्षिणायन है। ये दक्षिणायन की कंडीशन हो गई। अब इसके ठीक अपोजिट उत्तरायण की कंडीशन होगी। उत्तरायण की कंडीशन में अब जब सूर्य दक्षिणायन है, तो यहाँ जो ऋतु है, उस ऋतु के अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में ऋतु होगी। देखें अपन कौन सी ऋतु, यहाँ ग्रीष्म है तो यहाँ शीत है। शीत में दिन कैसे होंगे? दिन छोटे होंगे और रातें कैसी होंगी? बड़ी होंगी। और यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर 6 महीने की रात होगी। यहाँ 6 माह की रात हो जाएगी। चलिए अब एक और अपन बात देखें कि जब सूर्य उत्तरायण होगा, चलिए अपन सूर्य का उत्तरायण कराते हैं। अब सूर्य का उत्तरायण जब होगा, तो दक्षिणायन उत्तरायण बन जाएगा, उत्तरायण दक्षिणायन। जो कंडीशन मैंने आपको बताई, इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। अभी देखें, जैसे यहाँ पर सूर्य का उत्तरायण करें, सूर्य का उत्तरायण, तो उत्तरायण होगा तो ये वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पर उत्तर में लागू हो जाएगी। क्या कि उत्तर में ग्रीष्म ऋतु होगी और दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, और उत्तरी गोलार्ध पे 6 महीने का दिन हो जाएगा। और ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी, अर्थात दक्षिणी जो गोलार्ध है, यहाँ पर शीत ऋतु होगी, दिन छोटे होंगे, रातें बड़ी होंगी, 6 माह। तो एक बात मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए, अभी मौजूदा समय में जो परिस्थिति चल रही है, अगर अपन देखें तो सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, अभी ग्रीष्म काल चल रहा है। और ग्रीष्म काल में अगर ध्यान से देखें तो सूर्य 21 जून के दिन सूर्य अभी कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। ठीक। और तो अभी यहाँ पर दिन बड़े हो गए, आपने भी अनुभव किया होगा कि शाम को 7 बजे तक उजाला होता है। और वहीं पर हम देखें कि दक्षिणी गोलार्ध के विदेश लाइक साउथ अफ्रीका है, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, इन देशों में अभी शीत ऋतु पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ज्यों-ज्यों यहाँ गर्मी बढ़ेगी, त्यों-त्यों दक्षिणी गोलार्ध में ठंड बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो पृथ्वी का रेवोल्यूशन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के रेवोल्यूशन के कारण, परिक्रमण के कारण किस तरीके से ऋतु परिवर्तन होता है।
एक और बात, तो आप एक बात समझ गए होंगे कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा वास्तव में सूर्य की उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की क्रमशः अपर एंड लोअर लिमिट है। वहीं पर एक और ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है 66.5 नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ ये आर्कटिक व्रत है, और 66.5 साउथ ये अंटार्कटिक व्रत है। ये दोनों रेखाएं क्या है? ये वास्तव में सूर्य की तिरछी रेखाओं की लिमिट है। ये तिरछी रेखाओं की लिमिट है। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 के ऊपर तिरछी रेखाएं नहीं जाती। और यहाँ अब सूर्य, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल होने के कारण जो दूर से आ रही 15 करोड़ किलोमीटर दूर सनलाइट जो आ रही है, तो उसका जो फोकस जो होता है वो 66.5 और भूमध्य रेखा के बीच में होगा। और यहाँ पर नीचे तो हम देख सकते हैं कि 66.5 नॉर्थ एंड साउथ ये दोनों ही वो रेखाएं हैं जहां पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। इसी क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जो कर्क रेखा और 66.5 नॉर्थ एंड साउथ के बीच में है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। संक्रांति, जिसको सोलिस्टिक कहा जाता है, संक्रांति क्या है? संक्रांति वास्तव में जब सूर्य जिस तारीख को मकर रेखा पर चमकता है तो उस तारीख को हम मकर संक्रांति कहेंगे। मकर संक्रांति, संक्रांति का मतलब है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब 22 दिसंबर के बाद सूर्य फिर से उत्तरायण होना शुरू हो जाएगा। वहीं 21 जून के दिन आपकी कर्क संक्रांति बनेगी। वहीं एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21 जून और 22 दिसंबर के बीच में पूरी पृथ्वी पर, अभी जैसे मैंने आपको बताया, दिन छोटे रातें बड़ी, दिन बड़े रातें छोटी, ये कंडीशन जो होती है पूरी पृथ्वी पर साल भर होती है। लेकिन 2 तारीखें ऐसी हैं, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर। ये 2 तारीखें ऐसी हैं जिन तारीखों में पूरी पृथ्वी पर दिन और रात एक समान होते हैं। इस स्थिति को इक्विनॉक्स कहा जाता है, इक्विनॉक्स। तो इन 21 मार्च और 23 सितंबर को ये दिन और रात पूरी अर्थ पर, बिल्कुल पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं। तो आज आपने देखा कि 3-3 माह के अंतर से कैसे सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर, मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जाता है, और इस तरह से ये ऋतु परिवर्तन जो चलता रहता है। यहाँ पर हम एक और बात आपको बताएं कि एक छोटी सी बात है कि ऋतु और मौसम में क्या अंतर होता है, ऋतु और जलवायु में क्या अंतर होता है। तो ऋतुएं वो होती हैं जो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो परिवर्तन होता रहता है, उसे हम ऋतुएं कहते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और बसंत ऋतु और अन्य शरद ऋतु। और जलवायु जो होती है वो एक लंबे समय के बाद, एक लंबे समय में के मौसम को, के एवरेज को जलवायु कहा जाता है। एवरेज ऑफ वेदर कॉल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है वो परिवर्तनशील नहीं होता है, उसमें परिवर्तन होता भी है तो वो बहुत आराम से और धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो अब यहाँ पर हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो उसमें 2 कंडीशन बनती हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के पास में होती है या पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है, तो उसे उपसौर कहा जाता है, उपसौर। और जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है तो यहाँ पर अपसौर कहा जाता है, अपसौर। अपसौर मतलब दूर और उपसौर मतलब पास। उपसौर और अपसौर, पेराहिलियन और एपिहिलियन। पेराहिलियन मतलब पास में और अपसौर मतलब दूर। ये कंडीशन 3 जनवरी को पड़ती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है और 4 जुलाई को वो सबसे ज्यादा दूर होती है। इस तरह से हमने आपको आज ये बताया कि कर्क रेखा और मकर रेखा किस तरह से खींची गई हैं और जो है इनका क्या महत्व है। और इस तरह से इस चित्र को आप, डायग्राम को ध्यान से अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं ताकि ये आपको उसके पृथ्वी का जो रेवोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में आपको पता चले। इसके अलावा मैं अपने अगले वीडियो में मैं आपको अब जो अभी
हमने आपसे चर्चा कर रहे हैं अक्षांश और देशांतर पे। तो अक्षांश और देशांतर पे चर्चा के साथ साथ में अब मैंने अक्षांश का काफी कुछ पार्ट कंप्लीट किया है। अब जो खड़ी रेखाएं हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं। इन देशांतर रेखाओं के बारे में मैं आपको अपने अगले लेक्चर में बताऊंगा। और तब तक आप जो है इसका रिवीजन करिए। आशा है आपने कल के बताए काम, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा, किन किन, और भूमध्य रेखा, ये किन किन देशों से होकर के गुजर रही है, इन रेखाओं का आपने मैप पर अध्ययन कर लिया होगा। और जो मैंने एक ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से आपने उन्हें याद भी कर लिया होगा। चलिए, तो हम मिलते हैं आपको अब देशांतर के साथ अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।